जय हिंद दोस्तों आज एक ऐसी शख्स लड़की की बात करूंगा जो आप लोगों ने सुन करके खुद हैरानी होगी कि आजादी के बाद एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था कि वह नरम दिल के बाद भी वह अपने को पत्थर दिल बना लिया था। और यही नहीं, वह अपने गांव के दुश्मनों से लड़ते लड़ते वह संसद तक पहुंच गई थी। तो उनका नाम था फूलन देवी। दोस्तों आप लोग तो फूलन देवी का नाम सुना ही होगा। दोस्तों आज फूलन देवी के ही बारे में बात होगी और उन्हीं के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे संसद तक पहुंची थी। तो दोस्तों फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था और उस फूलन देवी को उस समय बैडिंग क्वीन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक महिला की संघर्ष भरी जीवन की सच्चाई बताई गई है। इसीलिए आप सभी से कह रहा हूं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि हाँ उस औरत के साथ क्या हुआ था। दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों एक भारतीय महिला डकैत थी और डकैत से धीरे धीरे राजनीतिज्ञ बन गई थी और अपनी एक हत्या होने तक वह संसद की सदस्य भी रही और वह फूलन देवी एक मलाह उपजाति की एक महिला थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक गांव में गरीबी में पली बढ़ी थी। दोस्तों जहां पर उनका परिवार एक भूमि विवाद में एक मुकदमा था और उस मुकदमा में उनका परिवार हार गया था, जिसके चलते उनके परिवार को कई समस्याएं झेलनी पड़ी थी। और दोस्तों 11 वर्ष के आयु में ही उनके माता पिता ने उनकी शादी करा दिए गए और उनके साथ कई लोग द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद दोस्तों वह महिला डकैत के गिरोह में शामिल हो गई और फूलन देवी के गिरोह ने एक उच्च जाति के गांवों को लूट लिया और ट्रेन और वाहनों को पूरी तरह से रोक लिया। और दोस्तों उसके बाद उस महिला से जिन जिन लोगों ने शोषण किया था उन बलात्कारियों को अपने ही हाथों से दंडित किया था और उसके बाद अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकली थी। उसके बाद वह अन्य पिछड़ा वर्ग की एक नायिका के रूप में उभर गई। दोस्तों फूलन देवी पर 1981 में बेहमई नरसंहार के लिए उनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया था और जिसमें कथित तौर पर फूलन देवी के आदेश पर 20 ठाकुर लोगों की हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फूलन देवी को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई और उन्होंने 2 साल बाद सावधानी पूर्वक बातचीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे की प्रतीक्षा में ग्वालियर जेल में 11 साल बिताई। दोस्तों जुलाई 1979 में जब डाकू बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के गिरोह ने फूलन देवी को उनके परिवार के घर से अगवा कर लिया था और जिसके कारण उन्होंने कई तरीकों से बताई गई थी, इसलिए गुज्जर ने उसे अपनी संपत्ति के रूप में लिया और बार बार उसके साथ बलात्कार किया। और दोस्तों जो दूसरे नंबर का कमांडर विक्रम मल्ला था वह तो फूलन देवी का पूरा शौकीन हो गया था और उसके साथ मिलकर उसके दुर्व्यवहार का धीरे धीरे विरोध करने लगा और इसलिए उसने गुज्जर को ही मार डाला और मारने के बाद उस गिरोह का खुद नेता बन गया। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और उसके बाद उन दोनों में जबरदस्त प्यार हो गया और सब उसके ठीक अगले वर्ष में फूलन देवी के समूह ने वाहनों को लूटा और उच्च जातियों के भी गांवों को लूटा। और यही नहीं, उन लोगों की जो गिरोह थी वह कभी कभी अपने को छुपाने के लिए चोरी की हुई पुलिस की वर्दी का ही उपयोग करके खुद को छिपाते थे। दोस्तों फूलन देवी
का गिरोह जंगलों में रहता था और जैसे ही फूलन देवी के कारनामों की खबर फैली, वह अपने निचली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गई थी और उसके बाद वहां के लोगों ने उन्हें 10वीं सुंदरी बड़े ही प्यार से कहने लगे, क्योंकि उन्हें रॉबिन हुड के रूप में मनाया, इसलिए कि जो भी संपत्ति उन्होंने अमीरों से लूटा वही संपत्ति गरीबों में दान करने लगी। दोस्तों, फूलन देवी को हिंदू देवी दुर्गा के रूप में देखा जाने लगा और फूलन देवी की वर्दी में एक बंदूकधारी पहने हुए उनकी एक चित्र बनाई गई। दोस्तों, उसी गिरोह के एक पूर्व नेता श्री राम सिंह को 1980 में अपने भाई लल्ला राम सिंह के साथ जेल से रिहा किया गया और वे ठाकुर पुरुष थे और इस प्रकार अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च जाति के थे और उस ठाकुर ने डाकुओं में शामिल होने के बाद एक सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। दोस्तों, बाद में संरक्षण के बिना फूलन देवी श्री राम की कैदी थी और वह उसे बेरहमी के साथ सुदूर गांव में ले गया, जहां पर उसके साथ अन्य ठाकुरों ने बार बार बलात्कार किया था और अंतिम अपमान में उसे गांव वालों के सामने नग्न अवस्था में कुएं से उसके लिए पानी भरने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, क्रूरता भी हद की होती है, क्योंकि एक महिला के साथ इतना घिनौना हरकत करना गलत बातें हैं, चाहे ऊंची जात हो या नीची जात हो, और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, वहां से फूलन देवी भागने में सफल थे और उसके बाद उनकी मुलाकात एक मान सिंह नाम के ठाकुर से हुई और उसके बाद उसी मान सिंह ने एक नया गिरोह बनाया और जंगल में जंगली जामुन और खेतों में से चुराई गई उपजी हुई अनाज खा करके अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद फूलन देवी ने फिर 14 फरवरी 1981 को ये अपने एक गिरोह के साथ बेहमई गांव लौट आए और लाउड स्पीकर से बात करते हुए उसने मांगा कि गांव वाले आप लोग श्री राम सिंह को मेरे और उसके भाई को हमें सौंप दे। उसके बाद फिर सारे डाकुओं ने घर घर जाकर सबके घर से कीमती सामान लूटने लगे और जब दोनों आदमी फूलन देवी के गिरोह में को नहीं मिले तो वहीं यमुना नदी के किनारे 22 आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके सभी को पीछे से गोली मार दी गई, जिसमें से 20 लोग तो तुरंत मर गए और 2 लोग बच गए। दोस्तों, चूंकि उस समय सभी मृतक को ठाकुर माना जाता था और इसकी पुष्टि उन दो लोगों के साक्ष्य से हुई थी। जो 2 लोग बच गए थे दोस्तों, जिन्होंने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा और राम अवतार नाम का एक व्यक्ति को देखा जो आदेश दे रहा था, और अन्य साक्ष्य के अनुसार यानी उस समय के पत्रकार खुशवंत सिंह के अनुसार यह फूलन देवी ही थी जिसने पुरुषों को मौत के घाट उतारा था और उच्च जातियों के पुरुष के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए थे और उस दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने दलित जात व्यवस्था के सबसे निचले स्तर के लोगों के बीच में मनाया जाता है और जब वो अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकली तो उनकी प्रसिद्ध ताकत और बढ़ गई। दोस्तों, इतनी बड़ी हत्याओं के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह नरसिम्हा राव को इस्तीफा देना पड़ा और बाद में स्पष्ट किया गया कि मृतक में जो पुरुष थे उसमें 17 ठाकुर थे, एक मुस्लिम थे और एक दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी एक सदस्य था। दोस्तों, फूलन देवी के ऊपर उनकी अनुपस्थिति में कुल 48 अपराधों का आरोप लगाया गया और दोस्तों, उस नरसंहार के बाद फूलन देवी कुछ दिनों के लिए फरार हो रही और 31 मार्च 1981 को पुलिस ने जब उसे लगभग पकड़ लिया था, लेकिन फूलन देवी पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए उसकी मां को कालपी जेल में 5 महीने तक रखा था। और दोस्तों,
1983 में फूलन देवी ने भिंड के एक पुलिस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में लंबी बातचीत के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जिन्होंने मलखान सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने स्थानीय डकैतों का विश्वास हासिल किया था। दोस्तों, पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल बंधन बांधे हुए उसने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने लगभग 8000 लोगों की मौजूदगी में दंडवत किया था। दोस्तों, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के संबंध में कुछ शर्तें रखी थी, जिसको कारण हथकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया और एक समूह के रूप में कैद किया गया और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कैद किया गया और फूलन देवी के परिवार को उसकी बकरी और गाय के लिए जगह के साथ जमीन दी गई और उसके बाद एक को सरकारी नौकरी मिली। दोस्तों, फूलन देवी और मान सिंह सहित कुल 7 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और माला सेन ने दर्ज किया है कि भिंड में उसके आत्मसमर्पण को देखने के लिए एकत्रित हुए पुरुष पत्रकार उसके सादे रूप से प्रभावित नहीं हुए। दोस्तों, फूलन देवी ने पर 48 आपराधिक आरोप लगाए गए और उसके गिरोह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैद कर लिया गया और इसके पूर्व समझौते के बावजूद कि वह 8 साल से अधिक जेल में नहीं बिताएगा, उसके बावजूद उसने 10 साल से अधिक समय रिमांड पर बिताया और इस दौरान उसे तपेदिक हो गया और पेट में 2 ट्यूमर का निदान किया गया और अस्पताल में ही उपचार के दौरान उसकी सहमति के बिना उसका गर्भाशय निकाल दिया गया। और दोस्तों, डाकू मान सिंह सहित अन्य लोग उत्तर प्रदेश के में मुकदमे के लिए सहमत हो गए और उसके बाद सभी लोग बरी हो गए, लेकिन फूलन देवी ने कोई भी सौदा करने से इनकार कर दिया और आश्वस्त रही कि अगर वह वहां गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर फूलन देवी के खिलाफ सारे आरोप को हटा दिए गए थे और फूलन देवी को जेल से रिहा होने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और 1996 में आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सांसद सदस्य एमपी के रूप में भारतीय निचली विधायी संसदा लोकसभा में एक सीट ली और वह 37,000 के अंतर से जीती थी और कुल मिलाकर उनके पास 3 लाख से अधिक वोट थे और वह भगवती देवी और शोभावती देवी जैसे अन्य सांसदों में शामिल होने वाली एकमात्र निरक्षर सांसद नहीं थी। दोस्तों, फूलन देवी ने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमित सफलता के साथ अभियान चलाया और मल्लाह लोग इस बात से खुश थे कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति पहली बार संसद में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था और वह आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लोकप्रिय थे। दोस्तों, कानपुर जिला न्यायालय ने मुलायम सिंह यादव के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें बेहमई संघार के सिलसिले में उनको खिलाफ आरोप बहाल कर दिए गए और इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। दोस्तों, 1996 में फूलन देवी ने अपने खिलाफ आरोप हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी और अगले वर्ष अदालत ने बेहमई नरसंहार से संबंधित सभी आरोपों पर उन्हें अभियोग चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अनुरोध को मंजूरी दे दी और वह कानपुर में अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुई और कई महीने की कानूनी दावपेच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फूलन देवी को मुकदमे से पहले जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वह 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह से अपनी सीट हार गई, फिर भी अगले वर्ष इसे वापस फिर से हासिल भी कर लिया। जब दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं तो दोस्तों फूलन देवी ने 1994 में
उमेश सिंह से शादी की और उसके बाद वे एक फिल्म में साथ दिखे जिसका नाम शोले और चिंगारी धड़कती आग और चिंगारी था। और दोस्तों अपने नए पति के साथ वह हिंदू जाति व्यवस्था से बचने के लिए उद्देश्य से बौद्ध बन गई और मुहक्कम मोकसहम के अनुसार बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी त्याग दिया। दोस्तों 25 जुलाई 2001 को 1:30 बजे IST नई दिल्ली में 44 अशोक रोड स्थित उनके घर के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और उन्हें 9 बार गोली मारी गई और जिसमें से उनके अंगरक्षक को भी 2 बार गोली लगी थी। दोस्तों हमलावरों ने के कार से भागने पर फूलन देवी ने भी जवाबी फायरिंग की और उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाया गया और वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों उनकी मृत्यु के साथ उनकी आयु मात्र 37 वर्ष थी और वे सांसद के रूप में कार्यरत थी। दोस्तों फूलन देवी के मरने के बाद सांसद ने 2 सदनों का सारा कामकाज 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और उनका अंतिम संस्कार मिर्जापुर में हुआ था। दोस्तों उसके बाद उमेश सिंह ने टिप्पणी की थी कि कोई भी फूलन देवी को पसंद नहीं करता था और जब कोई खास कर एक महिला निम्न वर्ग से उठकर अपना नाम बनाती है। और उनकी वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि यह हत्या जाति संघर्ष का परिणाम है क्योंकि उनकी मृत्यु के समय उनके खिलाफ आपराधिक मामला अभी खुला नहीं है। दोस्तों फूलन देवी की हत्या होने के कुछ दिनों बाद डाकू शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दावा किया कि उसने बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन देवी के हत्या की थी और उसने पहले तो पुलिस को यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि वह अपराध स्थल पर मौजूद था क्योंकि वह 2004 में तिहाड़ जेल से भागा था और 2 साल बाद फिर पकड़ा गया। और दोस्तों अगस्त 2014 में शेर सिंह राणा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली जिसमें 10 प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया। दोस्तों 2 साल बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी सजा की अपील की और न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने उन्हें 50,000 2023 में 72,000 के निजी बांड और सम्मान राशि की 2 जमानत पर रिहा कर दिया गया। और उसने कहा कि वे फूलन देवी के परिवार से बातचीत न करें और हर 6 महीने में पुलिस को रिपोर्ट करें। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि वे कहाँ रहते हैं और कौन सी मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों फूलन देवी के साथ जो शुरू में जो घटना घटी और घटने के बाद डाकू बनने को लेकर आप सभी का क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।